नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन टेलर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा, जिसके बारे में जनरली हम लोग डेली एनालिसिस के वीडियो में जिक्र नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर जिस पे शायद गवर्नमेंट का फोकस भी इससे पहले बहुत कम था, लेकिन कुछ सालों से गवर्नमेंट का फोकस इस सेक्टर में बहुत एग्रेसिव हुआ है और इस सेक्टर के स्टॉक भी इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ सालों से इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं और न्यूली लिस्टेड हैं और कई लोगों को तो पता ही नहीं है अभी भी, स्पेशली जो नए हैं, ठीक है, या नए निवेशक हैं, नए ट्रेडर हैं, कि जो पुराने स्टॉक भी हैं वो भी इस सेक्टर में आते हैं। तो मैं आज के वीडियो में इस सेक्टर के बारे में और इस सेक्टर से रिलेटेड एसआईपी या म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, जब हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो सबसे जरूरी बात होता है ना, वो होता है टर्म। ठीक है, ड्यूरेशन। आप कितना दिन अपने एसआईपी को या म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं, कितना समय देते हैं। मैं एक जानकारी आप लोगों को शेयर करूं कि अगर आप देखिए, कई बार होता है कि यार मैं 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्या होगा, मैं 1000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इससे क्या होगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है समय। आपने बाजार को कितना समय दिया। नो डाउट कि भाई जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, मतलब पैसा ज्यादा मिलेगा, बट प्रॉफिट का जो रिटर्न का जो साइज होगा ना, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप बाजार को समय दे रहे हैं ना, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों के लिए अभी खत्म कर देता हूं जो एसआईपी या म्यूचुअल फंड को केवल 2 साल, 3 साल या 5 साल के नजरिए से देखते हैं। अगर आप इस नजरिए से एसआईपी या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं कहूंगा वीडियो मत देखो, ये काम का बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 साल के लिए तो करना ही चाहिए, 15 साल के लिए करते हैं बहुत अच्छा, 20 साल के लिए करते हैं और भी अच्छा, और जिनका जॉब अभी लगा है, जो अभी अभी न्यूली अपॉइंटेड हैं, मैं कहता हूं आपका एसआईपी ना 25 साल के व्यू से होना चाहिए। आप ना, मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं, शेयर करूं आपको। देखिए, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, लेकिन आप समझिए, 2004 में मैं पुलिस ज्वाइन किया था, छत्तीसगढ़ पुलिस। ठीक है, मैं 2020 तक पुलिस में था। कोविड से ठीक पहले जनवरी 2020 में मैंने जॉब क्विट किया। इसके बारे में स्टोरी मैं बहुत बार शेयर किया हूं, अभी फ्री क्लासेस में भी और डिटेल शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, लगभग मैं 16 साल जॉब किया, 16 साल जॉब किया, और जब मैं जॉब ज्वाइन किया था ना, तो 3300 रुपया, 3300 रुपीज़ मुझे सैलरी मिलता था। इसमें से 500 रुपया मेरा कटता था जीपीएफ में, 2800 रुपया मेरे हैंड में आता था। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं था। ठीक है, मैं 2000 माफ करना 2006 में 2006 में हमारा 6 पेमेंट लागू हो गया। ठीक है, 6 पेमेंट जब हमारा लागू होगा, 6 पेमेंट जब हमारा लागू हुआ, छठवां वेतनमान जब लागू हुआ, ठीक है, तो हमारा सैलरी ना बहुत अच्छा हो गया। तब मुझे लगभग 14,000 के आसपास, 12 या 14,000 के आसपास मेरा सैलरी बनने लगा। तो कट के मेरे पास 12,000 आसपास आने लगा। ठीक है, क्योंकि तब जीपीएफ मेरा मतलब और बढ़ गया था। ठीक है, ये 10% कटता है हमारा टोटल पेमेंट का 10%। ठीक है, तो देखिए, जब मैं जॉब ज्वाइन किया था तो स्टार्ट किया था मैं 500 से, 2800 सैलरी में मैं सबसे पहले 500 में एसआईपी शुरू किया था। सैलरी का पहला पेमेंट जो मुझे मिला था ना, ठीक है, तब ऑनलाइन पेमेंट नहीं आता था, तब हैंड में मतलब पेमेंट देते थे। ठीक है, तो पहला जो मैं जमा किया वो एसआईपी शुरू किया। मार्केट के बारे में ऑलरेडी मुझे थोड़ा बहुत पता था, मेरे घर में मेरे बड़े भैया लोग करते थे, तो मुझे मालूम था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो
मैं 500 रुपये से रिलायंस रिलायंस का ग्रोथ फंड स्टार्ट किया था मैं। ठीक है, 2006 में जब मेरा पेमेंट बढ़ा तो मैंने अपने एसआईपी को कर लिया 2500 रुपया। ठीक है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ता था, हमारा इंक्रीमेंट होता था, डीए बढ़ता था या फिर इंक्रीमेंट लग जाता था 1 साल के बाद, तो मैं अपना एसआईपी को बढ़ाते जाता था। मेरा पहला काम था एसआईपी, बाकी कुछ पैसा मैं घर नहीं देता था। रियली यकीन मानिए, मैं ना 2020 तक घर में बहुत पैसा नहीं दिया हूँ। ठीक है, या तो मैं पढ़ने में लगा दिया या मैं ट्रेनिंग में लगा दिया। मतलब मैं खुद स्टॉक मार्केट का भी ट्रेनिंग बहुत किया, मैं बहुत पैसा गंवाया हूँ। अब मैं इन्वेस्टमेंट कहूँ या गंवाया कहूँ, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं घर वालों को ज़्यादा पैसा नहीं दिया। ठीक है, मैं कमाया और मैं एसआईपी जमा किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा मोटा ओकेशन हो गया, तीज त्योहार हो गया तो मैं भेज देता था घर में, और ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंड भी नहीं थे, ज़्यादा मांगते भी नहीं थे घर वाले मुझसे। ठीक है, मैं स्वतंत्र रह के अपना जॉब किया। इसी दौरान दोस्तों 2013 में मेरा शादी हुआ। देखिए, एक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जो नए ज्वाइन अभी जॉब किए हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरा सैलरी ना तब तक लगभग 20 या 21,000 आसपास हो गया था। ठीक है, तो मेरा एसआईपी, देखिए शादी होने के बाद जनरली लोगों का खर्चा बढ़ जाता है। मेरा भी खर्चा बढ़ा, लेकिन मैं पहले ना अपना एसआईपी बढ़ाया, तब मैं एसआईपी कर दिया 5500। मेरा एसआईपी 5500 हो गया था। और मेरे मन में धारणा था दोस्तों कि मैं बहुत दिन जॉब नहीं करूंगा। हालांकि मेरा जॉब 40 साल का था। ठीक है, मैं 40 साल तक जॉब करता, लेकिन मैं पहले से सोच के रखा था कि मैं ज़्यादा दिन जॉब करूंगा नहीं। ठीक है, बीच में मैं यूपीएससी का तैयारी किया, सीजीपीएससी का तैयारी किया, और भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी किया, नहीं सिलेक्शन हुआ। मेरा भाग्य में उधर नहीं था, मेरा भाग्य में इधर था। ठीक है, अल्टीमेट 2020 में जॉब क्विट किया, और जब मैं जॉब क्विट किया, ठीक है, मेरा एसआईपी 5500 रुपये चल रहा था रिलायंस ग्रोथ का। मैं पूरा अपना कैपिटल निकाला, लगभग 15 साल मेरा चला। लेकिन जब मैं पैसा निकाला, ठीक है, तो 14 लाख के ऊपर मैं अपना पैसा निकाला। 14 लाख के ऊपर मैं जमा कितना करता था पता है? 500 से स्टार्ट किया था। तो कई बार मन में आता है यार 500 में क्या होगा, मैं 14 लाख रुपए लेके बाहर आया। ये मेरा पूंजी था। 6 लाख आसपास मेरा जीपीएफ बना था। तो लगभग 20 लाख रुपए लेके मैं फुल टाइम स्टॉक मार्केट में आया। एक प्लानिंग के तहत मैं यहाँ पर आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो आप पॉज करें, वीडियो आप क्विट करें, वीडियो से आप बाहर निकलें, इससे पहले कि दोस्तों ना पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप बाजार को कितना टाइम दिए। ठीक है, मैं एक और लॉजिक आपको बताता हूँ कि अगर आप 10 साल इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख, आपका रिटर्न हो सकता है 20 लाख रुपया हो जाए, डबल हो जाए, या 18 लाख रुपया ही रह जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने टर्म को 15 साल कर दें, 10 लाख रुपया जमा हुआ, कम पैसा जमा कर रहे हैं, आपका रिटर्न 25 लाख हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपना टर्म को 20 ईयर कर दें, ठीक है, आप सेम कैपिटल कर रहे हैं, राइट, आपका रिटर्न ना 40 के ऊपर चला जाएगा, 40 लाख के ऊपर चले जाएगा। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना, वो टर्म पे होता है, समय पे होता है कि आप कितना समय बाजार को दे रहे हैं, राइट। तो अगर आप लंबा समय के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, तो समय आप ज़्यादा रखिए। ठीक है, बस बाजार को ना समय दीजिए। आज के जनरेशन में, या यूं कहूँ कि ह्यूमन नेचर होता है कि सब कुछ फास्ट चाहिए, और यही नहीं होता है। हमसे भी गलतियां हुई। अगर शायद मैं वो पैसा को रखता तो आज ना रिटर्न मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका होता, क्योंकि 2014 के बाद ही तो मार्केट बहुत तेज़ गति से ग्रोथ किया। ठीक है, हालांकि कोविड के आसपास मेरा थोड़ा कम हो जाता, लेकिन जो ग्रोथ किया कोविड के बाद, मेरा शायद 14 की जगह 30 लाख आज रिटर्न होता। बट मुझे आना था, मुझे कुछ शुरू करना था। तो कोई ना कोई एक गोल के हिसाब से, अपने बच्चों के शादी के हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अपने घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर रिटायरमेंट प्लान करते हैं। कोई ना कोई तो गोल रहता है ना। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एक गोल सेट करिए कि मुझे कितना दिन में कितना पैसा चाहिए, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सेक्टर की। देखिए, रिसेंट में डिफेंस सेक्टर का एक नया फंड स्टार्ट किया है एचडीएफसी एएमसी ने, एचडीएफसी ग्रुप ने।
और डिफेंस का नाम सुनते ही ना मन में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, एक अलग सी फीलिंग उत्पन्न होने लगता है जब हम फौज की बात करते हैं, जब हम सेना की बात करते हैं, जब हम नेवी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर ना अभी तक थोड़ा आउटसाइड था, अभी इनसाइड होके ना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी एसआईपी के बारे में बात करूं तो मैंने रिसेंट स्टार्ट किया दोस्तों 14 जून को, ठीक है, 2023 में। अभी अभी मैंने शुरू किया है, मैं वीडियो बना रहा हूं 18 जून को, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया है 8,000 मंथली के हिसाब से, ठीक है, 8,000 मंथली के हिसाब से स्टार्ट किया है। लेकिन इससे पहले के भी एसआईपी मेरे पास है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, राइट। मैं इसको ना थोड़ा बढ़ाऊंगा, मैं 8,000 नहीं करूंगा, मैं अमाउंट को बढ़ाऊंगा, आने वाले दिनों में मॉडिफाई करूंगा। मैं सब डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों को कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए डिफेंस का ये फंड है, और डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, अगर रिसेंट में आप देखें डिफेंस के जो स्टॉक हैं वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने अलग से इसका एक वॉच लिस्ट बनाया है, ठीक है, और मैं कई वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। और मैंने इसमें स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट किया है, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। थोड़ा लंबा चार्ट देखिए, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, नया लिस्टेड स्टॉक है, ठीक है, 17 में लिस्ट हुआ, नीचे आया, लेकिन अब ऊपर जा रहा है। अभी इसका स्टोरी भी शेयर करूंगा ना, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड को देखिए, ये सारे ना सबमरीन बनाने वाले कंपनियां हैं। एलएनटी पता है, एलएनटी इंफ्रा में भी है, डिफेंस में भी। एलएनटी तो डाइवर्सिफाई स्टॉक है, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, राइट। और इसमें ना एक एम भी आता है, राइट। साथ में देखे दोस्तों सीएफए अभी नया लिस्टेड है, मैंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया है, कैश में भी इन्वेस्टमेंट किया है, और अभी एसआईपी तो मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये ना सबमरीन्स जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड है, ठीक है, इन लोगों को टेक्नोलॉजी मुहैया कराने के लिए अभी नया लिस्टेड हुआ, ठीक है। पारस डिफेंस एक ड्रोन बनाती है, ठीक है, लिस्टेड हुआ था, बहुत ऊपर गया था, मिल नहीं रहा था, सर्किट में गया था, अभी वापस आके फिर से रिवर्स किया है, मैंने वीडियो में जिक्र किया है। M&M ऑटो में तो वही है, लेकिन ये डिफेंस में भी है, याद रखिएगा। HAL एरोनॉटिक्स कंपनी, हमारे इंडिया का एकमात्र कंपनी जो तेजस बना रही है, ठीक है। और इंडियन आर्मी को या मतलब एयरफोर्स को जितने भी जरूरत पड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें ना HAL प्रोवाइड करती है। मजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, ये सबमरीन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। जेनटेक ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। BL ये जैमर वगैरह सब बनाती है, ठीक है। और जैमर मतलब जो भी वायरलेस है, रेडियोज हैं जो सेना में यूज होते हैं, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी, ठीक है। BL ये भी किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है आप देखिए, ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट में शेयर कर रहा हूँ। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको आप देख लीजिए, ये बहुत नीचे है, तो इसमें आप कैश में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूं और इसमें और ऐड करने वाला हूं, ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है अभी तक, लेकिन अच्छा लग रहा है चार्ट में, ठीक है। मिधानी है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, राइट। ये रीटेस्ट से बहुत अच्छा मूवमेंट किया, लेकिन ये ना मुझसे मिस हो गया। मैं इस बार रीटेस्ट के जितने सारे स्टॉक बनाया था ना वीडियो, उसमें ये मुझसे मिसिंग हो गया, मैं इसको नहीं देख पाया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूं, तो ठीक है, जो छूट गए हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक होंगे जो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, मैं आने वाले दिनों में इसको और ऐड करूंगा अपने इस डिफेंस वाले वॉच लिस्ट में, राइट। तो ओवरऑल जो डिफेंस के स्टॉक इतना मूव क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका, ठीक है, यूएसए, राइट, यूएसए जहां से हम बड़े बड़े हथियार खरीदते हैं, मिसाइल्स खरीदते हैं, रूस, ठीक है, पहले भी खरीदे, अभी भी खरीदते हैं, जर्मनी, ठीक है, या यूरोपियन कंट्री पूरा मैं बात करूं, ठीक है, या अफ्रीकन कंट्री की मैं बात करूं, राइट, इसमें से इटली, राइट, मतलब टोटल ना, मैं अभी कुछ दिन पहले इसका एक आर्टिकल पढ़ा था, 42 कंट्री जैसे हैं विश्व में, छोटे से लेके बड़े, यूएस, जर्मनी, रसिया, यहां तक कि मतलब जहां से हम अभी तक जिनके हथियारों पे हम डिपेंड थे, राइट, उन लोग भी हमसे हथियार खरीद रहे हैं। हथियार नहीं खरीद रहे हैं, हथियार के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ ना यूएसए के 2 सबमरीन अभी आए थे कोचिन शिपयार्ड में, या फिर विशाखापट्टनम में, ठीक है, हमारे यहाँ से रिपेयर होके गए हैं
यूएसए के 2 सबमरीन हमारे यहाँ से रिपेयर होके गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखें ना, तो देखिए यूएस से क्या है, देखो यूएस क्या करता है ना, ये हथियार बड़ा बनाता है, लेकिन हथियार के लिए जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, ठीक है, नट बोल्ट होते हैं, ठीक है। हथियार में बहुत छोटी छोटी चीजें आते हैं, जैसे AK-47 है, AK-47 में 7.56 mm 56 mm, ठीक है, ये गोली लगता है। तो ये गोली ना यूएसए नहीं बनाता, ये इंडिया बना के प्रोवाइड करता है। तो बंदूक बना लोगे, राइट, बंदूक बना लोगे, ठीक है, और उसके लिए गोली कहां से आएगा? तो ये गोली ना हमसे खरीदते हैं, क्योंकि ना इसमें ना इनको कम मुनाफा मिलता है, इसलिए ऐसे छोटे कंट्रियों से खरीदते हैं, ठीक है, बल्क में खरीद लिए, ठीक है। तो ये बड़ा चीज बनाते हैं। जब अभी बोइंग का ऑर्डर दिया था ना टाटा ने, ठीक है, अभी तक का मतलब हाईएस्ट मतलब विमान सेक्टर में डील है, ठीक है। फिर बाद में इंडिगो ने भी ऑर्डर किया। तो इसी समय में इसका आर्टिकल पढ़ा था, तो भी मुझे इतना आइडिया आया, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो क्या है, हम रिपेयर का काम कर रहे हैं, हम इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी अभी यात्रा किए न्यू गिनी तरफ, राइट। तो ऐसे जो छोटे कंट्रीज हैं, न्यू गिनी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो बोला कि इंडिया हमारा लीडर है, ठीक है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कंट्रीज है ना, वो हमारे यहाँ से, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, हमारे यहाँ से सबमरीन बनाने के ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं जो सेना के लिए यूज हो रहे हैं, उनके लिए सुविधा, या उनके लिए हम हेलीकॉप्टर या फिर छोटे विमान बना रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल मैं कहूं तो ना, ये सेक्टर छुपा हुआ है और अब बाहर निकल रहा है। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के बाद, मोदी जी के प्रोग्राम के बाद, ये सेक्टर ना आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन चूंकि दोस्तों ये पूरा सेक्टर ना गवर्नमेंट के अंदर आता है, एक प्रॉब्लम कब होगा, ये प्रॉब्लम होगा जब गवर्नमेंट ना इनके ऊपर कोई अंकुश लगाए, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो जाए। तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा इसी नजरिए से रिस्क लगता है कि कहीं गवर्नमेंट का मूड बदल जाए, या गवर्नमेंट चेंज हो जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए, तो कुछ समय के लिए रिटर्न कम मिले। बट ओवरऑल ना इस सेक्टर, मुझे लगता है कि ये नया स्टोरी क्रिएट कर सकता है। और जब किसी सेक्टर में स्टोरी होता है ना दोस्तों, तब वो इतना भागता है कि आप उसके पीछे ना जितना दिमाग लगा दो कि गिरेगा गिरेगा नहीं, जब उसके पीछे स्टोरी चलता है, जैसे टेक्नोलॉजी का एक स्टोरी, या जैसे हम अभी चैट जीपीटी की बात करें, स्टोरी चल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक होंगे वो बहुत अच्छा मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे पिछले टाइम कोविड के टाइम आईटी की स्टोरी चल रहा था, तो जब उसके पीछे स्टोरी चलता है, रिटर्न बहुत अच्छा देता है। कितना बढ़िया आईटी के स्टॉक रिटर्न दिए कोविड के टाइम में, राइट। फिर फार्मा वाले, ठीक है। तो जब तक स्टोरी चलेगा, और मुझे लगता है डिफेंस का ये जो अभी डील हो रहे हैं, इंडिया से जो डील हो रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसके बारे में और रिसर्च करिएगा। ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि डिफेंस आने वाले दिनों में शायद एक गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए। और अगर जो देश दुनिया से हथियार इंपोर्ट कर रहा है, जिस दिन वो एक्सपोर्ट करने लगेगा, क्या होगा, मतलब इस सेक्टर में ना अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्क तो लेना चाहिए, ऐसा लगता है। और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर न भी करें, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि उस सेक्टर का आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। बहुत सारा शायद इसमें रिसर्च नहीं कर पाएंगे आप या मैं, ठीक है। तो बेहतर तरीका है ना कि हम डायरेक्ट उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। तो ये ओवरऑल मुझे आपको बोलना था, बताना था, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि मैंने रिसेंट अभी ये स्टार्ट किया है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, अगर जो नए होंगे तो, ठीक है, कि सर आपके पास कितने एसआईपी हैं, कितने म्यूचुअल फंड है, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे पहले मैं डिटेल शेयर करूं सारी चीज़ें, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसको खरीदेंगे कैसे, ठीक है। देखिए, आप सबके पास जीरोधा का अकाउंट होगा। अगर जीरोधा का अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, ठीक है। आप हमारे लिंक से जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जीरोधा की तरफ से, जो हम अपने ऑडियंस को शेयर करते हैं, अपने व्यूअर्स को शेयर करते हैं, वो अकाउंट ओपन करते हैं। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एसआईपी भी आप परचेस कर सकते हैं। आप
जब जीरोधा अकाउंट ओपन कर लेंगे फिर आप अपने प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पर एक कॉइन का ऑप्शन आता है। आप कॉइन को जैसे क्लिक करेंगे आपका इस तरीके से एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे सर्च फॉर म्यूचुअल फंड, यहाँ पर सर्च करिए जिसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, HDFC डिफेंस ऐसा। तो HDFC डिफेंस हमेशा ग्रोथ फंड सेलेक्ट करना चाहिए। तो जैसे अभी ये ग्रोथ फंड देख रहे हैं आप, AMO देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये जीरो है क्योंकि अभी ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, अभी तो इसका पोर्टफोलियो भी नहीं बना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी 10 रुपए के NAV से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी हमारे जैसे लोग इन्वेस्टमेंट शुरू किए होंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है प्राइस, राइट। तो अभी स्टार्ट हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ सर्च करें, यहाँ पर AMC को क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आप स्टार्ट कर लें, मिनिमम 500 रुपया है। ठीक है, और जैसे मैं 8,000 रुपया स्टार्ट किया, 8,000 करिए, या फिर आप यहाँ पर 1,000 कर लीजिए, इस तरीके से 1,000 करिए। इसमें एक दिक्कत है कि ये मंथली हो सकता है। ठीक है, ये वीकली नहीं है, बाकी मेरे सारे SIP वीकली हैं, ये मंथली हो सकता है। और यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ क्रिएट कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मैंडेट, जब आप मैंडेट करेंगे दोस्तों, इसे क्लिक करिएगा मैंडेट इस तरीके से, तो नया टैब ओपन होगा। आपका ये अकाउंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर ID आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंडेट में डाल दीजिएगा HDFC डिफेंस। ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे, आपको एक नया टैब ओपन होगा। वहाँ पर आपके अकाउंट का डिटेल पूछेगा, आपसे जानकारी पूछेगा, फिर आपका ATM का डिटेल पूछेगा। ठीक है, और आपका SIP शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि पहले जीरोधा से ना डायरेक्ट डीमेट अकाउंट से पैसा कटता था, अब डीमेट अकाउंट से पैसा नहीं कटता है, सेबी ने बंद कर दिया। अब आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है, और एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, अगर आप इसमें मैंडेट नहीं कर रहे तो हर महीना आपको डेट जो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस तारीख को आपको याद रख के, हालांकि नोटिफिकेशन आता है, याद रख के आपको मंथ एंड मंथ आप वहां पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने अकाउंट से पैसा आप अपने म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। SIP कैसे परचेस करना है ये आप लोगों को आइडिया लग गया। ठीक है, मेरे पास 9 SIP अभी मेरा एक्टिव है। ठीक है, 9 SIP एक्टिव है, राइट। और यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा चूंकि अभी नया स्टार्ट हुआ है, ये वाला SIP मेरा डिफेंस का नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए HDFC स्मॉल कैप, मैंने HDFC स्मॉल कैप शुरू किया है जॉब छोड़ने के बाद। ठीक है, तो मैं 12 दिसंबर को शुरू किया है, राइट। और बीच बीच में मैं इसमें अपना थोड़ा फंड बढ़ाता गया। पहले मैं 5-5 हज़ार से शुरू किया था, अब मैं 8-8 हज़ार वीकली कर रहा हूँ। मतलब वीकली कर रहा हूँ, पता है, मैं अभी इसमें 2,80,000 महीना जमा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेरिया एसेट, इसका मैं वीडियो बनाया था जब मैं शुरू किया था तब। ठीक है, 3 जून को मैंने शुरू किया था, राइट। इसके बाद मैंने ब्लू चिप लिया है। देखिए मैंने कौन कौन सा लिया है, आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको मैंने शुरू किया था 24 मई को, मतलब कोविड के आसपास। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जगह में मुझे मिला। फार्मा मैं थोड़ा बाद में शुरू किया फार्मा को। ठीक है, और बीच में इसका थोड़ा पैसा मैं निकाल लिया था, जब मैं एक लैंड ले रहा था तो मुझे ज़रूरत पड़ गया था क्योंकि पैसा था नहीं। ठीक है, और तो मुझे इसमें, क्योंकि फार्मा फंड मुझे अच्छा रिटर्न दे दिया था, इसलिए मैं निकाल लिया था। तो ये थोड़ा मेरा ऐसा लगता है गलती हुआ था, रिटर्न अभी और अच्छा रहता। ठीक है, फिर मैंने शुरू किया HDFC इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 का फंड मैंने शुरू किया। इसको अभी शुरू किया हूँ मैं जनवरी में। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर ये है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसमें ना टैक्स सेविंग फंड है। ये ना गलती से मेरे से परचेस हो गया। मैं टैक्स सेविंग फंड नहीं परचेस करना चाहता था, लेकिन जिसको टैक्स बचाना है, आप ELSS फंड, ये ELSS फंड यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ELSS फंड आप चूज कर सकते हैं। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी है, इसे मुझे होल्ड करना पड़ रहा है। फिर मिड कैप फंड मैंने इसको बाद में शुरू किया है, 2021 में मैंने शुरू किया है। ठीक है, और आप इसमें देखें, अब देखिए आप इसका रिटर्न क्या क्या रिटर्न है। मैं जब से शुरू किया हूँ ना, मेरा म्यूचुअल फंड कभी माइनस में नहीं गया है, भले निफ्टी 15,800 आ गया था। ठीक है, लेकिन जब से मैंने शुरू किया है नीचे नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे SIP को मैं बहुत नीचे लेवल में शुरू किया हूँ। 10,000 या 9,000 के लेवल पे मैंने शुरू किया है SIP, तो शायद मैं कभी नुकसान में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, और लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। देखिए HDFC इंडेक्स फंड में मुझे अभी 6% रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बाद में शुरू किया हूँ। ठीक है, ETF फंड है। और HDFC स्मॉल कैप सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, लगभग 38% का रिटर्न है। फार्मा फंड 10% रिटर्न, ये कभी कभी नुकसान में आ जाता है जब बाजार नीचे रहता है। तो मेरिया एसेट
ये 14% रिटर्न में कभी नुकसान में नहीं आया है मेरा। ये ब्लू चिप कभी कभार थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, लेकिन अभी 9% रिटर्न में है। एक्सिस का मेरे पास फंड है मिड कैप का, ये लगभग 18% रिटर्न दिया है। एक्सिस लॉन्ग टर्म में 15% रिटर्न दिया है। टैक्स सेविंग फंड है, एलएसएस फंड है। मैं प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन जिसको टैक्स बचाना है ये कर सकते हैं, ठीक है। एक्सिस स्मॉल कैप 31% रिटर्न है, तो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है ये फंड। अगर मैं कहूं कि किसी को इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, ठीक है, तो एक फंड हमेशा करना चाहिए। अगर आपको सब जगह डर लगता है, ठीक है, आपके पास ना ये इंडेक्स फंड होना चाहिए। चाहे आप एसबीआई के इंडेक्स फंड ले लीजिए, एचडीएफसी का इंडेक्स फंड ले लीजिए, आप निपॉन का इंडेक्स फंड ले लीजिए, या फिर आप एक्सिस का इंडेक्स फंड ले लीजिए। एक इंडेक्स फंड आपके पास होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो को बहुत बैलेंस करेगा, ठीक है। और मेरा देखेंगे दोस्तों कि जो मैं स्टार्टिंग में शुरू किया था, ऑलमोस्ट सब में ना इन्वेस्टमेंट एक बराबर है मेरा। तो इन्वेस्टमेंट मैं बराबर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चूंकि मैं इसे अभी शुरू किया हूँ, डिफेंस फंड को अभी मैंने शुरू किया है, तो बाद में मैं धीरे धीरे करके जब बाजार नीचे आएगा या स्टॉक नीचे आएंगे या उसके इंडेक्सेस नीचे आएगा, तो फिर मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। आप एक बराबर इन्वेस्टमेंट करिए। फार्मा फंड में मेरा थोड़ा कम है, लेकिन बाकी में सब में एक बराबर मेरा फंड है, ठीक है। तो समय ज्यादा रखिए, ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि समय ज्यादा रखिए। और देखिए क्वाइन से ना ये मतलब एसआईपी लेने का एक बड़ा एडवांटेज क्या है पता है आपको? इसका बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि मैं सबको प्लेस कर देता हूँ। दो प्लेज नहीं होता, एक तो एलएसएस फंड नहीं होता है और एक क्लोज इंडेड फंड प्लेज नहीं होता है। बाकी सब प्लेज सारे फंड प्लेज होते हैं, ठीक है। तो मैं सारे जो मैं फंड किया हूँ, इन्वेस्टमेंट किया हूँ, जैसे इसमें 7 लाख इन्वेस्टमेंट किया, इसमें 6 लाख, 6.5 लाख, इसमें 7 लाख, इसमें 7 लाख, इसमें 7 लाख, इसमें 7 लाख, ठीक है। तो लगभग 27-28 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं। तो ज्यादा 40 लाख समथिंग। तो ओवरऑल जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑर्डर है, माफ करना, ये तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है मेरा ये है 46 लाख। एक 7 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ये मेरा प्लेज नहीं होता है, एलएसएस फंड। तो लगभग 40 लाख का पूरा मैं इन्वेस्टमेंट जो है मेरा, इसे मैं प्लेस कर दिया हूँ। और इसमें मिलता है मुझे 92%। 92% मतलब 40 लाख में ऑलमोस्ट 36 लाख आसपास मुझे मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, जिसका मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। ये एडवांटेज है, ठीक है। इसलिए मैं कॉइन से एसआईपी लेना, परचेस करना प्रीफर करता हूँ, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने डिफेंस फंड को आपके लिए डिटेल बताने की कोशिश किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसका रिस्क क्या है कि गवर्नमेंट कभी इसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करे या गवर्नमेंट का ध्यान इधर से हटे, तो उस समय रिटर्न कम मिल सकता है। बाकी ना ये सेक्टर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। दुनिया जिस ओर जा रहा है सबको समझ में आता है। रूस यूक्रेन जैसे बिना वजह का युद्ध हो जाए, हमको तो बिना वजह के लगता है, ठीक है। यूक्रेन जैसे बेवकूफ़ कंट्री बहुत सारे दुनिया में हैं जो दूसरे के दम पे आगे आते हैं। फाइनली प्रॉफिट किसको मिलता है? जो हथियार प्रोवाइड करता है। अमेरिका फ़ायदा कमाया, रूस का नुकसान हुआ, यूक्रेन का देश खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे आगे भी दुनिया में चलते रहेंगे, राइट। मुझे नहीं लगता है कि युद्ध कभी खत्म होगा। बॉर्डर में डिस्प्यूट जैसे चलता है इंडिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी चलते रहेंगे। वियतनाम की तरफ या ताइवान की तरफ चाइना का जैसे नज़र है, तो ये सब जब दुनिया में फैलेगा, डर फैलेगा, हथियार का बिक्री होगा, डिमांड होगा, ठीक है। तो अल्टीमेट डिफेंस का सेक्टर सुरक्षा के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, लोग समझें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।